हमको x और y का मान निकालना है, लेकिन वज्र गुणन विधि से। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बिहार बोर्ड के सभी परीक्षार्थियों का आज के वीडियो में सुस्वागतम। मैं आपको बिहार सरकार का मैथ का टेक्स्ट बुक का प्रश्नावली 3.5 पर लिए चलता हूं, जिसका संबंध है रैखिक समीकरण युग्म को वज्र गुणन विधि से हल करने का। तो आपको समस्या दिया हुआ है, मतलब सवाल दिया हुआ है, इसका आप रैखिक समीकरण युग्म तैयार कीजिएगा और इसके बाद वज्र गुणन विधि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपको हल निकालना है, मतलब x और y के मान को निकालना है। तो सवाल कहता है, बेंगलोर के एक बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट मल्लेश्वरम के तथा 3 टिकट यशवंतपुरम के खरीदें तो कुल लागत 46 रुपया है, परंतु यदि हम 3 टिकट मल्लेश्वरम के और 5 टिकट यशवंतपुरम के खरीदें तो कुल लागत 74 रुपया है। बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का तथा बस स्टैंड से यशवंतपुरम का किराया आपको ज्ञात करना है, निकालना है। तो जो चीज़ निकालना है उसको हम चर x और y में मान लेंगे। तो हमको 2 चर x और y में एक घातीय समीकरण का युग्म मिलेगा और इसके बाद उसको वज्र गुणन विधि से आपको हल करना है। तो हमारी बात को गौर से सुनिए और बोर्ड पर आप ध्यान दीजिए। तो हम मान लेते हैं, माना कि बेंगलोर के बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का एक टिकट का किराया 100 रुपया और माना कि बेंगलोर के बस स्टैंड से यशवंतपुरम का एक टिकट का किराया y रुपया। तो प्रश्नानुसार प्रश्न से पहली स्थिति में बस स्टैंड से कुल किराया, पहली स्थिति है बस स्टैंड से हम 2 टिकट मल्लेश्वरम का, 2 टिकट मल्लेश्वरम का तथा मतलब और 3 टिकट यशवंतपुरम का, 3 टिकट यशवंतपुरम का कुल लागत है 46 रुपया। कुल लागत मतलब कुल किराया, कुल लागत है 46 रुपया। तो एक टिकट का है 100 रुपया मल्लेश्वरम का, तो 2 टिकट का हो गया 2x प्लस यशवंतपुरम का एक टिकट का है y रुपया, तो 3 टिकट का हो गया 3y बराबर 46 रुपया। ये मेरा हो गया समीकरण 1। पुनः प्रश्न से
दूसरी स्थिति में बस स्टैंड से कुल किराया, तो दूसरी स्थिति में 3 टिकट है मल्लेश्वरम का, 3 टिकट मल्लेश्वरम का और 5 टिकट है यशवंतपुरम का, 5 टिकट यशवंतपुरम का, कुल लागत है 74 रुपया, 74 रुपया 74 रुपीज। तो मल्लेश्वरम के एक टिकट का किराया है x, तो 3 टिकट का हो गया 3x प्लस यशवंतपुरम का एक टिकट का किराया है y रुपया, तो 5 टिकट का हो गया 5y रुपया। टोटल मल्लेश्वरम और आपको यशवंतपुरम का टोटल लागत हो जाता है 74 रुपया बराबर 74। ये मेरा हो गया समीकरण 2। तो ये जो समस्या दिया हुआ था इसका हमको रैखिक समीकरण का युग मिल गया। समीकरण 1 मिला 2x प्लस 3y बराबर 46 और समीकरण 2 मिला 3x प्लस 5y बराबर 74। अब हमको x और y का मान निकालना है, लेकिन वज्र गुणन विधि से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपको निकालना है। तो इस प्रकार प्राप्त रैखिक समीकरण युग्म, समीकरण 1 हुआ 2x प्लस 3y इक्वल टू 46 और दूसरा समीकरण है 3x प्लस 5y इक्वल टू 74। अब थोड़ा सा रफ में समझ लीजिए वज्र गुणन विधि को। आपको हम रफ में समझा रहे हैं। आपको हम रफ में समझा रहे हैं वज्र गुणन विधि। तो वज्र गुणन विधि में आपको पहला स्टेप क्या करना है कि दिए गए समीकरण को a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 में समीकरण 1 को ले आना है और समीकरण 2 को ले आना है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 में। तो आपका x का गुणांक है a1 और a2, y का गुणांक है b1 और b2 और ये अचर पद है। तो गुणांक को ही तिरछा तिरछी गुणा करने पर आपको वज्र गुणन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि से आपको तैयार हो जाता है। तो आप कैसे करेंगे अब देखिए। आप पहली विधि समझ लीजिए। अभी आपको हम रफ में बतला रहे हैं, अभी हम इस सवाल को हल नहीं कर रहे हैं, पहले आप समझ लीजिए। अब x बट्टा, जब x का बट्टा लेंगे तो आपका देखिए x का गुणांक है, x का गुणांक है a1 और a2। समीकरण 1 में x का गुणांक a1 है और समीकरण 2 में x का गुणांक है a2। तो जब x बट्टा लीजिएगा तो x के गुणांक को छोड़ दीजिएगा, आपको पकड़ना है y का गुणांक और ये अचर पद को। तो y का गुणांक है b1 और y का गुणांक है b2, इसको ऊपर नीचे लिख लीजिएगा। और इसके बाद है फिर मेरा c1 c2 बराबर का चिन्ह दीजिएगा।
अब y बट्टा कीजिएगा, y का गुणांक है आपको समीकरण 1 में y का गुणांक है b1 और समीकरण 2 में y का गुणांक है आपको b2। जब y बट्टा लीजिएगा तो y के गुणांक को आप ओमिट कर दीजिएगा, इसके गुणांक जिसका बट्टा लेंगे उसके गुणांक को नहीं पकड़ेंगे और बढ़ना है दाईं तरफ, बढ़ना है दाईं तरफ। तो y के गुणांक b1 b2 को छोड़ दिए, आगे बढ़े तो हमको मिला c1 c2। तो ऐसे करके आपको c1 c2 लिख लेना है। अब इसके बाद तो कुछ है नहीं, जीरो है, तो फिर शुरू से चले आएंगे। अब हम x के गुणांक a1 और x का गुणांक a2 को पकड़ लेंगे, फिर बराबर दीजिए। ये अचर पद के बदले में आपको एक बट्टा लेना है। तो जब अब इसको ये अचर पद को अब नहीं लेंगे, तो c1 के बाद तो जीरो है, c2 के बाद जीरो है, आगे कुछ नहीं है, फिर चले आएंगे शुरू से। तो मेरा गुणांक है a1 a2, फिर मेरा गुणांक है b1 b2। अब क्या करना है, इसको तिरछा तिरछी क्रॉस गुना करना है। तो b1 का गुना होगा c2 से और b2 का गुना हुआ c1 से, c1 का गुना हुआ a2 से, c2 का गुना हुआ a1 से, मतलब गुणांक को गुना करना है। अब क्या करना है देखिए, b1 गुना c2 हो गया b1 c2। नीचे की तरफ अगर तीर का चिन्ह जाएगा तो प्लस रखना है। अब ये मेरा क्रॉस गुना होगा तो ये चिन्ह ऊपर की तरफ जा रहा है तो माइनस ले लेना है। b2 गुना c1 हो गया b2 c1। बराबर का चिन्ह देना है। अब y बट्टा c1 गुना a2 हो गया c1 a2 या a2 c1। तो ये चिन्ह नीचे की तरफ था, नीचे की तरफ अगर चिन्ह आएगा डाउनवर्ड में तो आपको लेना है प्लस में, और ये ऊपर की तरफ चिन्ह तीर का चिन्ह जाएगा अपवर्ड में तो आपको लेना है माइनस में। तो ये मेरा नीचे की तरफ जा रहा है तो ये मेरा प्लस है। अब c2 को a1 से गुना किए तो ये मेरा तीर जा रहा है नीचे से ऊपर की, और ऊपर की तरफ जाएगा तो माइनस ले लेना है। c2 गुना a1 c2 a1 या a1 c2, फिर बराबर का चिन्ह देना है। एक बट्टा a1 को गुना करना है b2 से, ये मेरा तीर है नीचे की तरफ, तो a1 गुना b2 हो गया a1 b2। तो ये चिन्ह नीचे की तरफ था तो ये प्लस रहेगा, इसके बगल में प्लस छिपा हुआ है, और ये मेरा तीर का चिन्ह ऊपर की तरफ जा रहा है तो माइनस ले लेंगे। a2 गुना b1 हो गया a2 b1। ये x बट्टा b1 c2 माइनस b2 c1, ये जब बराबर इसका लीजिएगा तो आपको x का मान मिल जाएगा। मतलब x बट्टा b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर आप 1 बट्टा a1 b2 माइनस a2 b1 लीजिएगा, आपको x का मान मिल जाएगा। और फिर y बराबर लीजिएगा, और y बट्टा a2 c1 माइनस a1 c2 बराबर 1 बट्टा a1 b2 माइनस a2 b1 लीजिएगा, आपको y का मान मिल जाएगा। x बट्टा b1 c2 माइनस b2 c1 ये बराबर है 1 बट्टा a1 b2 माइनस a2 b1 का भी, और ये बराबर है y बट्टा a2 c1 माइनस a1 c2 का भी। तो गुणांक को तिरछा तिरछी कैंची की तरह गुना कर देने पर, क्रॉस गुना करने पर
आपको वज्र गुणन विधि से आपको एक्स वाई का हल निकल जाता है। तो ये एक तरीका है आपको इस टेबल को तैयार करने का। हम x से शुरू करेंगे, तो जब x बट्टा लेंगे तो x का जो गुणांक है उसको छोड़ दिए। x का गुणांक है a1 और a2, तो इसको छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे, दाईं तरफ बढ़ेंगे तो हमको गुणांक मिलेगा b1 b2 ना। x का गुणांक आपको मिलेगा a1 a2, y का गुणांक मिलेगा b1 b2 और अचर पद एक के लिए आपको गुणांक मिलेगा c1 c2। तो जब x बट्टा लेंगे तो x के गुणांक को छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे तो हम y के गुणांक को और एक गुणांक को लेंगे और इसको तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। b1 b2 c1 b2 मिला। ये नीचे की तरफ तीर जाएगा तो प्लस लेंगे, ऊपर की तरफ चिन्ह जाएगा तो माइनस कर देंगे। जब y का लेंगे हम गुना, जब हम y का बट्टा लेंगे तब क्या करेंगे, y के गुणांक को छोड़ देंगे। x का गुणांक है a1 a2, y का गुणांक है b1 b2 और अचर पद को लिए 1, इसका गुणांक है c1 c2। और हम जब y बट्टा लेंगे तो y के गुणांक को क्या करना है, झांप देना है, गायब कर देना है, आगे बढ़ जाना है। आपको मिलेगा c1 c2। इसके बाद तो 0 है, फिर शुरू से चलाना है तो आपको मिलेगा a1 a2, वही है c1 c2 a1 a2। फिर उसको तिरछा तिरछी गुना कर देना है, क्रॉस गुना कर देना है। अब अचर पद के लिए एक लेना है और सब है बराबर, सब है बराबर, बराबर का चिन्ह दिए। अब अचर पद के लिए एक लेंगे, तो अचर पद के लिए जब हम एक लेंगे, अचर पद के लिए एक लेंगे तो इसके गुणांक को ओमिट कर देंगे, झांप देंगे। तो हम, और c1 के बाद तो कोई है नहीं, 0 है, इसको झांप दिए, फिर शुरू से गुणांक लेंगे तो हमको मिलेगा a1 a2 और b1 b2, वही लिखा हुआ है an a2 b1 b2। इसको फिर तिरछा तिरछी गुना कर दिए। b1 c2 को गुना किया हो गया b1 c2, ले लेंगे माइनस का चिन्ह क्योंकि ऊपर की तरफ तीर जा रहा है, बराबर y बट्टा c1 गुना a2 हो गया है a2 c1। अब फिर ये गुना माइनस हो जाएगा, बराबर 1 बट्टा a1 गुना b2 हो गया a1 b2। और फिर ये ऊपर की तरफ तीर है तो ये जो गुना होगा ये माइनस हो जाएगा, माइनस a2 माइनस b1। तो एक तो आपको ये तरीका है वज्र गुणन विधि में लाने का। अब एक तरीका और है, आप वो भी समझ लीजिए। आपको जो तरीका आसान लगे आप उस तरीका का इस्तेमाल कीजिएगा। अभी आपको हम रफ में बतला रहे हैं, अभी हम इस सवाल के ऊपर गए नहीं हैं। अब आप दूसरी विधि देखिए। वज्र गुणन विधि का आप दूसरा विधि देखिए। तो मेरा x का गुणांक है a1 a2, a1 x मतलब a1 गुना x, x का गुणांक a1। समीकरण 2 में a2x मतलब x, a2 गुना x मतलब x का गुणांक a2। समीकरण 1 में y का गुणांक b1 और समीकरण 2 में y का गुणांक b2। ये अचर पद है c1 c2। तो x बट्टा लीजिए, बराबर दीजिए, y बट्टा लीजिए, बराबर दीजिए, 1 बट्टा लीजिए। अब क्या करना है देखिए, हमको 1 से स्टार्ट करना है तो उसके बाद हमको दाएं हाथ की तरफ बढ़ना है, दाएं बढ़ना है, दाएं हाथ की तरफ है ना, हमको बढ़ना है दायां, हमको दाएं बढ़ना है। तो हमको b मिलता है तो b लीजिए, फिर आगे बढ़िए, c मिलता है, c लीजिए। अब c के बाद तो कुछ है नहीं, फिर चले आए शुरू से, तो a मिला, फिर आगे बढ़े तो
बहुत ज़्यादा हट गया था। एक से स्टार्ट किए तो बी, थोड़ा बाएं हटा के सी, फिर ए, फिर बी। अब क्या कीजिए, B1 कर दीजिए, C1 कर दीजिए, A1 कर दीजिए, B1 कर दीजिए। आपके यादगारी के लिए B मतलब बाबा, C मतलब चले, A मतलब अयोध्या और फिर B मतलब बाबा। बाबा चले अयोध्या बाबा। फिर B1 के नीचे गुणांक दीजिए B2, C1 के नीचे दीजिए C2, A1 के नीचे दीजिए A2 और B1 के नीचे दीजिए B2। X का ये बट्टा है, Y का ये बट्टा है, एक का ये बट्टा है। क्रॉस गुना करते चलिए, क्रॉस गुना करते चलिए। ये ऊपर की तरफ अगर एरो जाएगा निगेटिव होगा, डाउन की तरफ एरो आएगा प्लस होगा, ये ध्यान देना है। तो x बट्टा B1 गुना C2, B1 C2, ये फिर जा रहा है ऊपर की तरफ, तो B2 गुना C1, ये माइनस हो जाएगा B2 C1 बराबर। अब ये हो जाएगा y बट्टा C1 गुना A2 हो गया, C1 A2 या A2 C1, और ये तीर जा रहा है ऊपर की तरफ, तो ये जो गुना होगा ये माइनस हो जाएगा C2 गुना A1, A1 C2, फिर बराबर एक बट्टा, ये सब बराबर है एक बट्टा, फिर A1 गुना B2 हो गया, A1 B2, और ये तीर ऊपर की तरफ गुना हो रहा है A2 गुना B1, ये माइनस हो जाएगा A2 B1। तो एक ये तरीका है। x लिख लीजिएगा, y लिख लीजिएगा, अचर पद के लिए 1 लिख लीजिएगा, बट्टा दीजिएगा। x के बाईं तरफ b बाबा, फिर y के बाईं तरफ c चले, एक के बाईं तरफ a अयोध्या, और फिर b बाबा, b c a b। तो आपका अब क्या कर दीजिए, इसको B1 कर दीजिए, C1 कर दीजिए, A1 कर दीजिए, B1 कर दीजिए। फिर B1 के नीचे में B2 कीजिए, C1 के नीचे C2 कीजिए, A1 के नीचे A2 कीजिए, B1 के नीचे B2 कीजिए, और इसको क्रॉस गुना करते चले जाइए। B1 गुना C2 हो गया B1 C2, माइनस ले लेंगे B2 गुना C1 B2 C1, ये x बट्टा हो गया। अब y बट्टा क्या होगा, C1 A2 माइनस C2 A1 बराबर एक बट्टा A1 B2 माइनस A2 B1। तो ये दो तरीका है, ये दो तरीका से आपको हम बतलाए, आपको जो तरीका आसान लगेगा आप यूज कीजिएगा। अब हम आप ये सवाल को हल करते हैं, ये आपको रफ में बतला रहे थे। तो हमको जो सवाल दिया हुआ था, समस्या दिया हुआ था, तो हमको ये रैखिक समीकरण युग मिला था। अब इसका हम क्या कर रहे हैं, वज्र गुणन विधि से इसको हम हल कर रहे हैं। वज्र गुणन विधि से इसको हल करते हैं। तो समीकरण 1 से हमको है 2x प्लस 3y बराबर 46। ये बराबर 46 को बराबर के दाएं कर लेना है, तब हमारा 46 को बराबर के बाएं लाए, माइनस 46 हो गया, दाएं तरफ कुछ नहीं बचा, 0 हो गया। ऐसा क्यों किए, वज्र गुणन विधि में हल करने के लिए आपको a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 में लाना होगा। ये मेरा हुआ समीकरण 3। पुनः समीकरण 2 से, समीकरण 2 है मेरा 3x प्लस 5y इक्वल टू 74।
तो 3x प्लस 5y 74 को बराबर के दाएं लाए, -74 हो गया तो बराबर के दाएं कुछ नहीं बचा, 0 बचा। ये मेरा समीकरण 4 हो गया। तो हमको a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के रूप में आ गया। इस रूप में लाना जरूरी है वज्र गुणन विधि से हल करने के समय। अब समीकरण 3 2x प्लस 3y -46 बराबर 0 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर, तो x का गुणांक हुआ a1, तो x का गुणांक 2 है तो 2 हुआ मेरा a1, b1y, y का गुणांक b होगा तो y का गुणांक है 3, ये हो गया b1 और c1 के जगह पर लिखा हुआ है -46। पुनः समीकरण 4 है मेरा 3x प्लस 5y -74 बराबर 0। इसकी तुलना करते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। इसको पढ़ना है a2x, इसको b2y, इसको c2। तो x का गुणांक a2 होगा तो x का गुना हो रहा है 3 से, ये हो गया a2। y का गुना हो रहा है 5 से, ये हो गया b2 और ये अचर पद हो गया -74 c2। तो इस प्रकार आप हमको गुणांक प्राप्त हो गया। a1 का मान है 2, b1 का मान है 3 और c1 का मान है -46। समीकरण 2 में गुणांक a2 का मान है 3, गुणांक b2 का मान है 5 और c2 का मान है -74। तो समीकरण 3 और समीकरण 4 हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के रूप में हम ले आए। ये दिए गए समीकरण को और लाने के बाद हम गुणांक a1 b1 c1 और a2 b2 c2 छांट लिए। तो x y 1, x के बाईं तरफ लीजिए, b y के बाईं तरफ, c 1 के बाईं तरफ a और फिर दाईं तरफ b। बाबा चले अयोध्या बाबा, तो ये x बट्टा है, ये y बट्टा है, ये 1 बट्टा है। ये बराबर का चिन्ह लगा दीजिए। b1 c1 a1 b1 आपको तरीका बता दिए। ये गुणांक उतार दिए a2 b2, ये तीर का चिन्ह लगा दीजिए। क्रॉस गुना कर रहे हैं, गुणांक का क्रॉस गुना कर रहे हैं। या x बट्टा b1 गुना c2, ये b2 गुना c1 हो जाएगा माइनस में, माइनस b2 गुना c1 बराबर y बट्टा c1 गुना a2 और ये जो गुना होगा c2 गुना a1, ये माइनस हो जाएगा, माइनस c2 गुना a1 बराबर 1 बट्टा a1 गुना b2
और A2 गुना Bn जो होगा ये माइनस में हो जाएगा। A1 B1 C1 A2 B2 C2 का मान दिया हुआ है, या x बट्टा B1 का मान है 3 गुना C2 का मान है -74 माइनस B2 का मान है 5 और C1 का मान है -46 बड़ी कोष्ठ से बंद कर दी बराबर y बट्टा C1 का मान है -46, A2 का मान है 3 माइनस C2 का मान है -74 गुना A1 का मान है 2 बराबर 1 बट्टा A1 का मान है 2 गुना B2 का मान है 5 माइनस A2 का मान है 3 गुना B1 का मान है 3, या x बट्टा माइनस प्लस माइनस 4 तिया 12 7 तिया 21 22 222 माइनस माइनस प्लस माइनस 6 पंचे 30 270 आया बराबर y बट्टा माइनस 6 18 4 तिया 12 1 13 माइनस माइनस प्लस माइनस -74 को 2 से गुना किए 148 बराबर 1 बट्टा 5 गुना 10 माइनस 3 तिया 9, या x बट्टा -222 माइनस माइनस प्लस 270। अपने से भी आप अब यहाँ से सरल कर लीजिएगा, -138 माइनस माइनस प्लस 148 बराबर 1 बट्टा 10 में 9 गया 1, या x बट्टा 270 में 222 गया बराबर y बट्टा 148 में 138 घटेगा बराबर 1 बट्टा 1, या x बट्टा ये घट के हो गया 6 पंचे 30 पंचों का 20 और 3 23 230 होगा। 6 पंचे 30 हाथ में 3 पंचों का 20 3 23 230 होगा। 230 में 222 गया 8, 148 में 138 गया 10, तो x बट्टा 8 बराबर है भी है 1 बट्टा 1 और y बट्टा 10 बराबर ही है 1 बट्टा 1। इसको क्रॉस गुना किए x गुना 1x हो गया, 8 का 8 हो गया। और यदि y बट्टा 10 बराबर हो 1 बट्टा 1 तो y गुना यानी इसको क्रॉस गुना किए y गुना 1 हो गया y और 10 एकांग हो गया 10, इसको क्रॉस गुना किए थे। इस प्रकार मल्लेश्वरम का किराया को हम x माने थे और x का मान हमको आया 8 रुपया, और यशवंतपुरम का किराया हम y माने थे और y का मान आ गया 10 रुपया। और ये आपका हल हो गया, x का हल आपको 8 आया, y का हल आपको 10 आया। तो वज्र गुणन विधि से आपको इसी तरह का पे हल करना पड़ता है ये, लेकिन आपको एरो मार्क दे करके दिखलाना जरूरी है।
तो मेरी बात को गौर से सुने होंगे तो आपको वज्र गुणन विधि अच्छा से समझ में आ गया होगा। लेकिन इस वीडियो को आप कम से कम 5 बार खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए बना करके। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमारा मनोबल मजबूत हो, हम आपका और अच्छे से सेवा कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।